So I'll move ahead with next question. Question number 13, 2019 का PYQ है. A particle is moving with speed v equals to b under root x along positive x-axis. Calculate the speed of the particle. Calculate the speed of the particle at time t equal to tau. Assume that the particle is at origin at t equal to 0. Simple question है. एक पार्टिकल है विच इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ v इक्वल्स टू b रूट x अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस. आपको पूछा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू टाउ. तो जब टाइम t इक्वल टू टाउ है तब उसका स्पीड कितना है ऐसा आपको पूछा है. तो व्हाट विल यू बी डूइंग इन दिस केस? कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को? सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्योंकि देखो स्पीड ये x पे डिपेंड करता है पोजीशन पे. तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा t इक्वल टू टाउ टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है. पार्टिकल का पोजीशन फाइंड करने के लिए पहले आपको पोजीशन का इक्वेशन लगता है इन टर्म्स ऑफ टाइम. यहाँ पे पोजीशन और स्पीड का रिलेशन है, आपको पोजीशन और टाइम का रिलेशन फाइंड करना है. ऐसे केसेस में हमेशा v को तुम लिखते हो dx/dt इक्वल टू b रूट x. फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? है. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है क्या? है. राइट. सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या ये लास्ट बेंच? क्या ये कौन सा इक्वेशन है? ये कौन सा इक्वेशन है? ये क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को? डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. बराबर. तो v को तुमने क्या लिखा? dx/dt. देन यू सेपरेट द वेरिएबल्स. तो dx/√x इक्वल्स टू b dt. वेरिएबल सेपरेट होने का क्या करते हो? इंटीग्रेट. क्या करते हैं? इंटीग्रेट. तो लेट अस इंटीग्रेट. इंटीग्रेशन dx/√x इंटीग्रेशन b dt. तो लिमिट्स भी देखने पड़ेंगे ना. आपको बोला है पार्टिकल ने स्टार्ट कहाँ से किया था? t इक्वल टू 0 से. और t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था? ओरिजिन पे. मतलब जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो पोजीशन भी 0 था. क्योंकि क्लियरली बोला है पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इक्वल टू 0. तो t की वैल्यू 0 तो पोजीशन भी 0. t इक्वल टू टाउ तब पोजीशन क्या है? x मान लेते हैं. फिलहाल x मान लेते हैं. अब इसको सॉल्व करना है तो यू हैव इंटीग्रेशन ये x रेज टू हाफ, क्योंकि रूट x मतलब x रेज टू हाफ. 0 टू x b कांस्टेंट आउटसाइड इंटीग्रेशन dt फ्रॉम 0 टू टाउ. और ये जो x रेज टू हाफ है ये ऊपर जाएगा, x रेज टू माइनस हाफ हो जाएगा. तो देयरफॉर यू हैव x रेज टू माइनस हाफ. यू हैव इंटीग्रेशन x रेज टू माइनस हाफ dx फ्रॉम 0 टू x. b dt का इंटीग्रेशन होता है t 0 टू टाउ. देयरफॉर यू हैव, अभी आपको पता होना चाहिए x रेज टू n का इंटीग्रल क्या होता है? x रेज टू n+1 अपॉन n+1. x रेज टू n+1 अपॉन n+1. बराबर. तो ये n की वैल्यू कितनी है? माइनस हाफ. तो x रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1. लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू x. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो t के जगह पे टाउ लिखोगे, माइनस t की जगह पे 0 लिखोगे. तो देयरफॉर यू हैव माइनस हाफ प्लस 1 क्या होता है? प्लस हाफ. तो x रेज टू प्लस हाफ और नीचे भी x रेज टू प्लस हाफ और लिमिट 0 टू x. ये आ गया b टाउ. करेक्ट. तो ये 2 गया ऊपर 2, ये हो गया रूट x, क्योंकि अपर लिमिट x सब्स्टिट्यूट करोगे माइनस लोअर लिमिट 0. तो बचेगा क्या? सिर्फ x रेज टू हाफ. तो तुम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो गया b टाउ. गुड. ये क्वेश्चन नंबर 1 था. अब यहां से तुमको मिल गया x रेज टू हाफ मतलब रूट x. तो 2 रूट x इक्वल्स टू b टाउ. बराबर. तो यहां से तुमको मिल गया रूट x इक्वल्स टू b टाउ बाई 2. इक्वेशन नंबर 2. आपको पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन टाइम इज टाउ. ऐसा क्लियरली बोला है स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू टाउ. और t इक्वल टू टाउ पे
तुमको रूट एक्स क्या मिल गया, बी टाउ बाय 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 में। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, b root x, but what is root x, what is root x, b tau by 2। तो आंसर आ जाएगा b स्क्वायर टाउ बाय, b स्क्वायर टाउ बाय 2। तो b स्क्वायर टाउ बाय 2, ऑप्शन नंबर डी। तो पूरा प्रोसेस समझ लो। पहले आपको जो इक्वेशन दिया है वहां से आपको पोजीशन फाइंड करना है एट टाइम इंस्टेंट टाउ। तो कैसे करते हो, v को dx बाई dt लिखोगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करके आपको मिल जाएगा यहाँ से रूट एक्स, मतलब टाउ टाइम पे पोजीशन क्या है, रूट एक्स इक्वल टू बी टाउ बाय 2। और ये रूट एक्स की वैल्यू वापस कहाँ सब्स्टिट्यूट होगी, इक्वेशन नंबर 1 में, एंड यू हैव योर आंसर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle starts from the origin at t equals to 0। तो पार्टिकल ने अपना मोशन ओरिजिन से स्टार्ट किया एट t इक्वल टू 0 विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 आई कैप मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल वेलोसिटी 3 आई कैप बोला है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी का सिर्फ x कंपोनेंट है, बाकी कुछ नहीं है। एंड मूव्स इन xy प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स है x और y, लेकिन वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट है x। The x coordinate of the particle at the instant when its y coordinate is 32 meter is d meters। The value of d is, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझ लो। पार्टिकल ने इनिशियली अपना मोशन स्टार्ट किया था t इक्वल टू 0 पे, कहाँ था, x इक्वल टू 0 पे। उन्होंने बोला है द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, और जो इनिशियल वेलोसिटी था पार्टिकल का वो था 3 आई कैप, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का सिर्फ x कंपोनेंट है 3, y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एंड इट मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ, क्या एक्सेलरेशन है, 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और y कंपोनेंट क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना था, 32 था, y कोऑर्डिनेट, मतलब sy या फिर y बोल दो, 32 था, तब x कंपोनेंट की वैल्यू कितनी थी, d थी, और ये d कितना है ये पूछा है। तो ओवरऑल दिस इज समरी ऑफ द क्वेश्चन। पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 आई कैप, इट मूव्स इन xy प्लेन विद एक्सेलरेशन ऑफ 6 आई कैप प्लस 4 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हेन इट वाज एट y इक्वल्स टू 32 मीटर, व्हाट वाज द x कोऑर्डिनेट, ये ऐसा पूछा है। बस x कोऑर्डिनेट को d बोल दिया और d की वैल्यू पूछी, मतलब x कोऑर्डिनेट पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में वही s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर के दो कंपोनेंट्स कर लेना, x कंपोनेंट x इक्वल्स टू uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर, करेक्ट। और x को d बोला है, तो d इक्वल टू uxt वैल्यू कितनी है, 3, और टाइम पता नहीं, देखते हैं टाइम, और ax की वैल्यू कितनी है, 6/2 t स्क्वायर। तो d इक्वल्स टू 3t प्लस 3t स्क्वायर, मतलब d इक्वल्स टू 3t 1 प्लस t, इक्वेशन नंबर 1। मतलब मुझे अगर d की वैल्यू फाइंड करनी है तो टाइम की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। बट अभी टाइम की वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो टाइम का वैल्यू मिलेगा तुमको y कोऑर्डिनेट का जो इन्फॉर्मेशन है वहां से। यही फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर y के लिए लगाता हूँ, तो यू विल गेट y इक्वल्स टू uit प्लस 1/2 ayt स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी है, 32, और ui कितना है, 0, और ay कितना है, 4/2t स्क्वायर। तो ये 1 और ये हो गया 2 जा, तो ये हो गया 1 जा और ये हो गया 16 जा। ओके, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16, तो टी कितना आ गया, 4, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो डी की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you have d equals to 3 into t की वैल्यू 4i, 1 plus 4, तो 3 into 4 is 12 into 5 is 60, तो 60, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो यू कैन हैव अ गेस कि ये JEE मेंस का सेक्शन बी में से आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिए है। तो इंटीजर टाइप, जिसमें आपको एक इंटीजर एंटर करना होता है, उस टाइप का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विथ इट्स coordinate given by x of t equal to 10 plus 8t minus 3t square. Another particle is moving along y axis. तो पहला particle was moving along x axis, दूसरा particle is moving along y axis, right? तो ये i cap वाले है, क्योंकि x axis के along motion है, और ये j cap आएगा दूसरा। So another particle is moving along y axis with its coordinate as a function of time given by y of t equal to 5 minus 8t cube. At t equal to 1, the speed of second particle as measured in the frame of the first particle is given as root of v. Then v in meter per second is. पहले तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि स्पीड ऑफ सेकंड पार्टिकल एज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। VAB, VA माइनस VB, V21, क्योंकि किसका मेजर कर रहे हो? सेकंड का, इन द फ्रेम ऑफ फर्स्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी में तो इसको V21 लिखते हो, और V21 पता है क्या होता है? V2 बार माइनस V1 बार। इसका मतलब ये है कि अभी आपको पहले V1 बार और V2 बार फाइंड करना है। V1 बार कैसे फाइंड करोगे? तो फॉर फर्स्ट पार्टिकल, जो पहला पार्टिकल था उसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है वो आपको दिए हुए हैं। क्या दिया है पोजीशन में? x इक्वल्स टू, क्या दिया? x इक्वल्स टू 10 प्लस 8t माइनस 3t स्क्वायर। वेरी गुड। अब यू मस्ट रिमेंबर, ये स्केलर फॉर्म है। पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए इसको तुमको i कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर, ये पहले का पोजीशन वेक्टर है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। कैसे फाइंड करते हो? डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। तो डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, ओके गुड। तो डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन में पहला टर्म क्या है? 10 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव कितना हो गया? 0। दूसरा टर्म कौन है? 8t में से 8 कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू इज 1, तो वो सिर्फ हो जाएगा तुम्हारा 8। ऑफ कोर्स आई कैप के साथ आएगा, वो मैं बाद में लिख दूंगा। माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है? 2t। तो 2t इंटू 3 कितना हो गया? 6। तो 6t आई कैप। ये आपको मिल गया पहले पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर। ये आ गया पहले पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर। कितना आ गया? ये आ गया 8 माइनस 6t आई कैप। सिमिलरली जो सेकेंड पार्टिकल था, फॉर सेकेंड पार्टिकल you have y equals to 5 minus 8t क्यूब। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ना, उसमें तुम लिखोगे 5 माइनस 8t क्यूब j कैप, क्योंकि ये y एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। उधर गलती से भी i लिख दिया तो आंसर नहीं मैच होगा, आंसर आएगा ही नहीं आपका। अब इसका जो वेलोसिटी है वो इसका डेरिवेटिव से आएगा। पहले टर्म का डेरिवेटिव कितना है? 0। 8 माइनस 8 बाहर, t क्यूब का 3t स्क्वायर इंटू 8 24 माइनस 24 t स्क्वायर j कैप। ये आ गया V2। अब आपको पूछा है V21, तो V21 इज V2 माइनस V1। तो V2 इज माइनस 24 t स्क्वायर j कैप माइनस what is V1? 8 minus 6t I cap, करेक्ट, गुड। और आपको ये जो आंसर है ना, आंसर आपको इंटीजर, मैंने इसलिए बोला इंटीजर टाइप है। मतलब तुम इसमें आई कैप जे कैप तो नहीं एंटर कर सकते ना, ये कीबोर्ड से तुमको एंटर करना पड़ता है। सेक्शन नंबर 2 JEE मेंस, मतलब यहाँ पे तुम सिर्फ नंबर डाल सकते हो, तुम डायरेक्शन नहीं बता सकते। मतलब तुमको मैग्नीट्यूड पूछा है, क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड, वेक्टर फॉर्म नहीं पूछा। तो हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस? अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर, हाँ, प्लस अंडर रूट ऑफ y कंपोनेंट स्क्वायर। ठीक है, ये y कंपोनेंट मुझे पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं पहले x कंपोनेंट स्क्वायर लिखूँ कि y लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डज नॉट मेक अ डिफरेंस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन आपको पूछा था टाइम 1 सेकेंड पे। क्या पूछा था? टाइम 1 सेकेंड।
तो mod of v21 at t equals to 1 is under root of -24 टाइम की वैल्यू 1 हो गई तो लिखूंगा नहीं मैं इसका स्क्वायर, और ये आ गया 8 - 6 और टाइम की वैल्यू कितनी हो गई 1, इसका स्क्वायर बराबर। व्हाट इज 24 स्क्वायर? हाँ 576 और ये 2 है, 2 का स्क्वायर तो रूट ऑफ 580, लेकिन इसको क्या बोला है रूट v, ऐसा क्वेश्चन में बोला है तो v की वैल्यू कितनी आ गई 580, तो आंसर इज 580 डन। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेक्शन बी का ही क्वेश्चन है, इंटीरियर टाइप एंड अ गुड क्वेश्चन। अ बॉल इज ड्रॉप्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई टावर। 100 मीटर हाई टावर से तुमने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया ऑन अ प्लैनेट, सम प्लैनेट, इन द लास्ट हाफ सेकेंड, आखिरी का हाफ सेकेंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे गिरने से जस्ट हाफ सेकेंड पहले, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 19 मीटर, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट हाफ सेकेंड ऑफ द मोशन इज 19 मीटर, लास्ट हाफ सेकेंड। गुड। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट इज, किसकी वैल्यू पूछी है जी, स्मॉल जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पूछी है। वापस क्वेश्चन समझा देता हूँ, एक प्लैनेट पे 100 मीटर हाइट से एक बॉल को तुमने ड्रॉप कर दिया, उस बॉल ने अपने मोशन के आखिरी हाफ सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया 19, पूरे टाइम में कितना किया 100, आखिरी के हाफ सेकेंड में कितना किया 19, और आपको जी की वैल्यू पूछी है। तो हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, आपको याद होगा मैंने आपको एस के दो फॉर्मूला बताए थे, एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 स्क्वायर और एस एन इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1, दोनों में से कौन सा यूज होगा? फर्स्ट तो यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि वो टोटल डिस्टेंस 100 मीटर है, वो टोटल टाइम में है, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 स्क्वायर यूज कर सकते हैं, और एस एन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो 1 सेकेंड के लिए था, एक nth सेकेंड, मतलब 4 से 5 सेकेंड, 5 से 6 सेकेंड, 6 से 7 सेकेंड, 7 से 8 सेकेंड, 8 से 9 सेकेंड, ऐसा कहाँ बोला था कि 8.5 से 9 सेकेंड, ये आखिरी हाफ सेकेंड है, हाफ, इट इज नॉट द लास्ट 1 सेकेंड, इट इज हाफ सेकेंड। थोड़ा वापिस समझ लो, nth सेकेंड जब बोलते हो ना, मैंने पूछ लिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 4th सेकेंड, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 4, 5th सेकेंड तो क्या आएगी 5, वो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, मतलब 1 सेकेंड में, हाफ सेकेंड के लिए नहीं था, ये हाफ सेकेंड की बात कर रहे हैं। वो 1 सेकेंड के लिए ही होता है, हाफ सेकेंड के लिए नहीं होता है। एस एन का फॉर्मूला इज फॉर 1 सेकेंड, एनी ऑफ द 1 सेकेंड इंटरवल, जैसे 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 चलेगा, 5.5 से 6 नहीं चलेगा, 6.5 to 7 भी नहीं चलेगा, 7 to 7.5 भी नहीं चलेगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि तुम अभी ऐसे नहीं यूज कर सकते हो। अब आपको ग्राफ में सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जरूरत पड़ने वाली है। पोजीशन टाइम से मेरे को डिस्टेंस नहीं मिलता, डिस्टेंस मिलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ऊपर से ये पता होना चाहिए कि प्लैनेट कोई भी हो, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म है, और अगर वैसा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ग्राफ ऐसा दिखता है, ये हमने थ्योरी में डिटेल में देखा था। याद है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब थीटा कांस्टेंट हो और एक्यूट हो तो ये था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, याद आ रहा है क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था? हाँ, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा दिखता है, ये पहले पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ये ऐसा दिखता है, अगर ये नहीं पता ना तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होने वाला आपका। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हाउ अबाउट दिस? Acceleration is infinity, at the same time the particle has different values of velocity. What about this? Constant acceleration, ये constant acceleration है, ये पता होना चाहिए।
गुड। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि टोटल टाइम जो था वो t सेकेंड का था, तो ये t की वैल्यू आ गई, और आखिरी का आधा सेकेंड, तो ऐसा करता हूँ, ये मान लेता हूँ कि t माइनस हाफ है, क्योंकि ये पूरा टाइम t था, उसका आधा सेकेंड पहले, इतना इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस मतलब ये एरिया कितना दिया पता है तुमको? 19 दिया है, क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है 19। तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं ए बी सी डी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट हाफ सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट हाफ सेकेंड इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 19 मीटर का है, क्वेश्चन के हिसाब से। हाउ डू फाइंड आउट एरिया? ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। चलो हाइट तो हाफ सेकेंड है ना, हाइट तो इतना है, ये हाफ है, ये हाफ, ये हाइट है, दिस इज हाइट, दिस इज हाइट, और पैरेलल साइड कौन से है? ए बी और सी डी। तो ये आ जाएगा आपका हाफ ए बी प्लस सी डी, और हाइट इज हाफ, हाफ तो देखो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट कितना है? हाफ, इक्वल टू 19। गुड। तो ठीक है, ये हो गया आपका, ये 4 उधर गया, 19 फोर 76, तो ये आ गया आपका 76। लेकिन ये ए बी प्लस सी डी है क्या? कैसे फाइंड करेंगे इसको? कैसे फाइंड करेंगे ये ए बी और सी डी को फाइंड कैसे करेंगे? हाउ विल यू फाइंड आउट ए बी और ए सी डी? कैसे फाइंड करोगे? ट्राइंगल का, कौन से ट्राइंगल का एरिया निकालोगे? ओ सी डी, और उसमें से किसको माइनस करोगे? ओ बी ए ट्राइंगल। वेरी गुड, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डायरेक्ट फाइंड ही नहीं होने वाला, होने ही नहीं वाला, इट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सही बात है, इट इज करेक्ट, लेकिन यू शुड नो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी डी और ओ बी ए को माइनस करना पड़ेगा ये। अभी कैसे निकालेंगे? बेस इंटू हाइट। वापस अटक गए, वापस अटक गए ना, हाइट ही तो नहीं पता ना, वही तो नहीं पता था, तो वही तो तुमको फाइंड करना है। तुमने बोला उस बड़े ट्राइंगल से छोटा ट्राइंगल माइनस कर लो, कर लिया, कहाँ आया? नहीं आया, नहीं आया, तो क्या करेंगे? हाउ डू यू फाइंड दिस? चलो मैं बताता हूं, कौन सा ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ। ओरिजिन पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 0 है। यहाँ पे टाइम कितना? टाइम t माइनस हाफ। फाइनल वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हो? कैसे फाइंड करते हो फाइनल? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे ही करते हैं ना। तो इधर इधर जो वेलोसिटी, इधर इधर इधर, इसको v बोल देता हूँ, और इधर जो ना, इधर इसको v डैश बोल देता हूँ। ओके, तो v कैसे फाइंड होगा फिर? u प्लस, अरे ए पॉइंट पे स्पीड कितना है? v है, इनिशियल कितना था, तो फाइनल स्पीड कैसे निकालते हैं? u प्लस ए टी करते हैं। u की वैल्यू कितनी थी, और g की वैल्यू तो फाइंड ही करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो g को इक्वेशन में लाना पड़ेगा, तो सोचना पड़ता है। और टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक? t माइनस हाफ है, तो ये क्या लिखेंगे? t माइनस हाफ लिखेंगे, तो v कितना आ गया? जी टी माइनस जी बाई 2, और यही तो v है जो तुम्हारा ए बी साइड है, ये ए बी साइड आ गया, बरोबर। गुड।
अब मुझे बताओ बी डैश कैसे फाइंड होगा। वापस यहाँ से स्टार्ट करना, अब वहां तक जाना, डी तक जाना, तो फिर बी डैश इक्वल्स टू यू प्लस ए। इधर जो टाइम था ना, टाइम वो टी माइनस हाफ था, वो टी माइनस हाफ था, याद रखना। हाँ गुड। तो मैं वापस वही इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। ये मैंने यूज किया किसके लिए, ये मैंने यूज किया ओ से लेके ए तक के लिए, और यही इक्वेशन, हाँ वो हो जाएगा करेक्शन, यहाँ ध्यान दो। और यही इक्वेशन हम ओ से लेके डी तक भी यूज करने वाले हैं। तो वी डैश इक्वल टू यू प्लस ए टी। व्हाट इज यू? जीरो। व्हाट इज ए? जी। एंड व्हाट इज टी? टी। तो वी डैश कितना है? जी टी है, और यही तो तुम्हारा सी डी है। अब ये ए बी का वैल्यू और ये सी डी का वैल्यू कहाँ जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 में जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 to 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, ए बी, व्हाट इज ए बी? व्हाट इज ए बी? जल्दी बताओ। जी टी माइनस जी बाई टू प्लस सी डी। व्हाट इज सी डी? जी टी। अरे जी टी था ना, इक्वल टू क्या? हाँ हाँ 76 बराबर। जी टी और जी टी, टू जी टी माइनस जी बाई टू इक्वल टू 76 बराबर। गुड। अभी क्या करेंगे बताओ? अभी क्या करेंगे, क्योंकि लास्ट स्टेप है। अब सोचो कि क्वेश्चन बन गया, मुझे जी की वैल्यू चाहिए, तो मुझे टी की वैल्यू चाहिए। टी की वैल्यू कहां से आएगी? थोड़ा सा जागना का जरूरत था यहाँ पे, कुछ कुछ जाग भी रहे हैं। टोटल डिस्टेंस 100 मीटर है, मैंने इसलिए पहले बोला इसको भूलना मत, 100 मीटर। तो अगर मैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर पूरे मोशन के लिए लगाता ना, पूरे मोशन के लिए, तो तुम्हारा स्टेप्स कम हो जाते। मैं तब जब तुमको पूछा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी डी क्या है, तुमने बोलना चाहिए था 100 मीटर, तुमने बोला नहीं, क्योंकि वो टोटल डिस्टेंस था, वो दिया होता 100 मीटर, तो स्टेप्स कम हो जाते। आपने बताया नहीं वो 100 मीटर है, तो कोई बात नहीं, नहीं बताया तो अभी आपके स्टेप्स बढ़ गए, तो बताना चाहिए था वो ये 100 मीटर है, और ये 0 है, और ये जी बाई टू है, और ये टी स्क्वायर है। बराबर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? गुड। अब बताओ बताओ, अब इसको यहां लाते हैं, कितना हो गया? इसको यहां ले जाते हैं, कितना हो गया? जी। ये क्या हो गया? टी स्क्वायर। बराबर। तो टी क्या आ गया? टी रूट ऑफ 200 बाई जी। इस इक्वेशन नंबर 4, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलते हैं, इसको 5 बोल देते हैं। फ्रॉम 4 and 5, therefore from equation number 4 and 5, what is equation number 4? 2gt, 2gt। but लेकिन what is t? what is t? अंडर रूट ऑफ 200 बाई जी माइनस जी बाई टू इक्वल टू कितना? 76। वेरी गुड, गुड गुड, एक्सीलेंट। अब इसको सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको? अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, वो क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक। पहला एक काम करना, ये इसको अंदर भेज दो। भेज दिया क्या? अंदर भेज दिया। जी जी स्क्वायर होके गया, राइट। इसको 2 को तो बाहर रखता हूँ, फिलहाल टेम्पोररीली बाहर रखता हूँ। 200 बाई ओके माइनस जी बाई टू इक्वल्स टू 76। ओके ये हो गया कैंसल। 200 को 2 इंटू 100 लिख लिया, 2 इंटू 100, 2 इंटू 100, 100 का रूट कितना? 10, 10 आ गया बाहर, तो कितना हो गया? 20। अंदर क्या बचा? क्या बचा? रूट ऑफ 2g माइनस जी बाई टू इक्वल्स टू 76। बराबर है। या तो क्वाड्रेटिक बना लो, या तो दोनों साइड को स्क्वायर करके सॉल्व कर लो, तुम्हारी मर्जी। या तो और एक अच्छा ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास, वही तो दिक्कत है। ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन होता तो काम हो जाता हमारा। अभी ऑप्शंस नहीं है, सोचना पड़ेगा। रुको जरा, रुको थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, क्योंकि अननेसेसरी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करो मत।
प्लैनेट, हमारा अपना प्लैनेट अर्थ, व्हाट इज जी वैल्यू 9.8। अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक अच्छे से सुन लेना, बहुत अच्छे से सुन लेना, क्योंकि काम तुम्हारा फास्ट होगा। तो मतलब प्लैनेट का जो जी का वैल्यू है वो 9.8 के आसपास रह सकता है। अब एक काम करो, तुम्हारे पास राइट हैंड साइड कितना है 76, जी की वैल्यू 10 के आसपास ऐसी ढूंढो सो दैट 2 इंटू जी ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। 2 इंटू जी क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो मैं जी के 10 लूंगा तो क्या होगा, √20। स्क्वायर रूट है क्या परफेक्ट, नहीं। 9 लिया तो नहीं, 8 लिया तो 16। वेरी गुड। तो 8 लेके देखो, लिया 8, लिया 8, 8 इंटू 16, 16 का रूट 4, 4 इंटू 20 80, कितना कितना 80। और तुमने जी के लिए क्या ली थी 8, 8/2 4, 80 माइनस 4 76, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया। तो जी की वैल्यू 8 के लिए LHS और RHS सेम आ रहा है, तो कुछ क्वाड्रेटिक नहीं। तुम सही थे क्वाड्रेटिक, लेकिन कौन सॉल्व करेगा उसको। क्वाड्रेटिक बनाओगे फिर बोलोगे रूट्स आर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac/2 है। थोड़ा लॉजिकली भी सोचो, राइट हैंड साइड है ना तुम्हारे पास वैल्यू, तो जी की वैल्यू 10 के आसपास, क्योंकि प्लैनेट है, प्लैनेट का क्या ही जी का वैल्यू होगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, उसके ऊपर क्या जाएगा। तो नियर बाय ढूंढ लो सो दैट रूट ऑफ 2g इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो जी की वैल्यू 8 डाल दी ना, तो फॉर g इक्वल्स टू 8 यू हैव LHS इक्वल्स टू RHS। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The distance x covered by a particle in one-dimensional motion varies with time t as x square equals to at square plus 2bt plus c. If the acceleration of the particle depends on x as x raised to minus n, where n is an integer, the value of n is. तो गुड क्वेश्चन। आपको बोला है कि पार्टिकल का पोजीशन विद टाइम चेंज हो रहा है एज अ फंक्शन लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू at² प्लस bt 2bt प्लस c, ऐसा चेंज हो रहा है। और आपको बोला है कि जो एक्सेलरेशन है इसको मैं ACC बोल रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि ये एक कांस्टेंट a है, और अगर मैं एक्सेलरेशन को भी a से डिनोट कर देता हूँ तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया ACC, दैट इज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू माइनस n, ऐसा बोला है। और आपको n की वैल्यू पूछी है, तो मुझे बताओ अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो तो आप एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हो। पहले वेलोसिटी फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, डेरिवेटिव। जब तुम इस इक्वेशन का पहला डेरिवेटिव लोगे तो तुमको v मिलेगा, जब दूसरा लोगे तो तुमको a मिलेगा। वेरी गुड, सही है, मेथड सही है, लेकिन इतना आसान काम नहीं जितना तुम बोल रहे हो ना। दो डेरिवेटिव ले लो, हाँ ठीक है बराबर। अब देखो आगे, पहला डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका, x² का। तो डेरिवेटिव ऑफ at² प्लस 2bt प्लस c, ठीक। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x², 2x। सही भी है गलत भी है, ऐसा कैसे सही और गलत दोनों कैसे होगा एक साथ। x रेज़ टू n का डेरिवेटिव जब तुम लेते हो विद रिस्पेक्ट टू x लेते हो, विद रिस्पेक्ट टू x लेते हो, तो n x रेज़ टू n माइनस 1 आता है, dx/dx हम लिखते नहीं क्योंकि कैंसिल हो जाता है, इसलिए लिखते नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो गया। लेकिन अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहा हूं तो यहाँ पे तो टाइम आएगा ना, टाइम, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। हाँ अब बताओ डेरिवेटिव x² क्या है, n कौन है तुम्हारा 2 है, तो क्या आएगा 2x dx/dt, तो 2x dx/dt आएगा ना ये। हाँ तो ऐसा शॉर्टकट्स मत मारना हमेशा, ये 2x dx/dt आता है, ये इक्वल टू a कांस्टेंट था, कांस्टेंट बाहर, t² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है तो 2t आएगा, तो ये 280 बन जाएगा। a बाहर रखा, t² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t था तो क्या आया 2t, तो 280।
2b कांस्टेंट है, उसको बाहर रखा, dt क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2b, क्या हो गया ये, और c तो कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो उसको छोड़ दो। और 2x, ये पता है ये कौन है, v है v, तुमने ही बोला dx by dt is v, तुमने तो बोला dx by dt is v, यहां से भी 2 कॉमन निकाल लो, तो क्या हो गया at प्लस b, at प्लस, ओके वेरी गुड, 2 और 2 हो गया कैंसल। इक्वेशन सही है ना, देख लो, x को इक्वल टू एटी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, एटी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी बराबर है, तो x भी क्या आ गया 80 प्लस b आ गया, यहाँ तक क्लियर। अब इसके आगे तुमको एक्सेलरेशन चाहिए, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, यस कि नो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं मैं, चलो तुम बोल ही रहे हो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी, यहां पे तुम्हारे बताया डेरिवेटिव ऑफ, कौन है लेफ्ट हैंड साइड पे, कौन है x इंटू वी है, इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड पे कौन है 80 प्लस बी है, वेरी गुड। आपको डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी याद है क्या, प्रॉपर्टी, जब दो फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो तो कैसे लेते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, बताओ, हाँ तो बोल दिए, बताओ, पहले फंक्शन को एज इट इज रखते हो, दूसरे का डेरिवेटिव लेते हो, प्लस दूसरे को एज इट इज रखते हो, पहले का डेरिवेटिव लेते हो, x और v में x को कांस्टेंट मान लो, बाहर रख दो, डेरिवेटिव ऑफ v ले लो, प्लस v को कांस्टेंट मान के बाहर रख दो, डेरिवेटिव ऑफ x कर लो, दिस इज व्हाट यू डू। a बाहर कांस्टेंट था, dt 1 हो गया, b का डेरिवेटिव 0 हो गया, गुड। dv by dt इज एक्सेलरेशन, तो x इंटू ए सी सी, क्योंकि मैं ये a और एक्सेलरेशन का a में कंफ्यूज नहीं होना चाहता, इसके लिए ए सी सी। व्हाट इज dx by dt, v, v इंटू वी स्क्वायर, बराबर, गुड। तो नाउ यू हैव x इंटू ए सी सी इक्वल टू a माइनस वी स्क्वायर, a माइनस वी स्क्वायर, वेरी गुड, गुड। तो अब यहां से v क्या है, v क्या है 80 प्लस b, तो ये आ गया x इंटू ए सी सी इक्वल टू a माइनस 80 प्लस b बाय x का स्क्वायर, बराबर, बराबर, बिल्कुल बराबर, कोई टेंशन नहीं, सही है। तो x ए सी सी इक्वल्स टू a माइनस 80 प्लस बी का स्क्वायर अपॉन क्या एक्स स्क्वायर, सही है, सही है, नो इश्यूज। देयरफॉर x इंटू ए सी सी इक्वल्स टू, ये इधर आ गया ए एक्स स्क्वायर माइनस 80 प्लस बी का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर भी तो लिखना पड़ेगा ना इधर, और ये x वहां गया, तो ए सी सी इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर खुद क्या था एक्स स्क्वायर 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, बराबर, माइनस 80 प्लस बी का स्क्वायर, इसको a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर नहीं लगाना, जरूरत ही नहीं है, हमारा काम हो गया, खत्म हो गया। सिर्फ एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को पूछा था कि a का x के साथ रिलेशन क्या है, तो मुझे न्यूमरेटर में से ना x गायब करना था, न्यूमरेटर में से x क्या करना था, गायब करना था, गायब हो गया ना, मेरा काम हो गया ना। अभी इसको न्यूमरेटर को कुछ मत करो, क्योंकि न्यूमरेटर अभी सारा का सारा कॉन्स्टेंट्स वाला है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, इसमें x है क्या, नहीं। जब तक न्यूमरेटर में x दिख रहा था तब तक तुमको सिंप्लीफाई करते जाना पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला कि एक्सेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज टू माइनस एन, एक्स रेज टू माइनस एन, मतलब ये जो एक्स रेज टू एन का टर्म है ना, वो डिनोमिनेटर से ऊपर आ रहा है, ऐसा है ना, तो मुझे न्यूमरेटर में एक्स नहीं चाहिए ना, फिर हटा दिए ना, तो ये क्या बचा एक्स क्यूब,
मतलब तुम बोल रहे हो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/x³, मतलब तुम ऐसा बोल रहे हो कि एक्स इज प्रोपोर्शनल टू x⁻⁻3, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है x⁻⁻n, तो मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई? हो गया क्वेश्चन का। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन है, नहीं तो फिर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो अभी अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आपको बोला गया, पहले वो समझ लेते हैं अच्छे से। तो ऐसा बोला है, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज द शेप AMB, what would be the shape of the corresponding acceleration time graph? तो सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तुमको क्या मिलता है? एक्सीलरेशन। कैसे मिलता है? स्लोप। अब आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन से लाइन का स्लोप का वैल्यू क्या आता है। तो विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, आते हैं इस पे। थोड़ा सा ज़रा मेरे को बेसिक आइडिया चाहिए आपसे। तो अगर मैं इसको y एक्सिस बोल देता हूँ, x एक्सिस बोल देता हूँ, इसको y बोल देता हूँ, तो मुझे ये बताओ व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? 0। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? इंफिनिटी। वेरी गुड। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? पॉजिटिव, अप द हिल है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? नेगेटिव, डाउन द हिल है। बस इतना ही पता होना चाहिए। डन, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। अब ए से एम डाउन द हिल है, यस। स्लोप नेगेटिव है, यस। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो ए से एम तक एक्सेलरेशन नेगेटिव आना चाहिए, बराबर। और एम से बी तक पॉजिटिव स्लोप है, हाँ, अप द हिल है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो एम से बी तक पॉजिटिव आना चाहिए। ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें ए से एम नेगेटिव एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट बट नेगेटिव, और एम टू बी कांस्टेंट बट पॉजिटिव? डन, खत्म। सी, एंड ऑफ द स्टोरी। हो गया, खत्म हो गया आंसर। कांस्टेंट बट नेगेटिव, कांस्टेंट बट पॉजिटिव। अरे ये कांस्टेंट है कि नहीं, नेगेटिव है कि नहीं, यस। ये कांस्टेंट है कि नहीं, हाँ, पॉजिटिव है कि नहीं, हो गया ना। तो ये आपका ए से एम, ये पूरी लाइन एम है, और एम से बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। A particle is projected with velocity v0 along x-axis, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज v0 पूरा जब तक क्लास चालू है। ध्यान भटकना ही नहीं है, इधर मतलब इधर, ना उधर, सिर्फ इधर। A particle is projected with velocity v0 along x-axis. और डैम्पिंग फोर्स, अभी डैम्पिंग फोर्स का बता देता हूँ मैं पहले, फिर आते हैं इस पे। जस्ट एन एग्जाम्पल, रियल लाइफ में बहुत कुछ होता है एग्जाम्पल देने के लिए। दिस इज अ पेंडुलम। इफ आई रिलीज इट और छोड़ दिया, क्या परफॉर्म कर रहा है? वेरी गुड। बट यू सी विद टाइम क्या हो रहा है? स्लो डाउन हो रहा है, मतलब विद टाइम इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। ऐसे मोशन को बोलते हो डैम्प्ड मोशन। और ऐसा डैम्पिंग क्यों हुआ? क्योंकि वो एयर से पास हो रहा है। तो एयर क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, बराबर। और अगर मैं इसके एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखूं, जैसे कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड मोशन। ऐसे टाइप के मोशन में एम्पलीट्यूड कम नहीं होता, ना बढ़ता है ना कम होता है, जितना है उतना रहता है। ये अनडैम्प्ड मोशन। लेकिन अगर मैंने इसको एक्सटर्नल फोर्स देना छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे रुक जाएगा। इसको बोलते हैं डैम्प्ड मोशन। तो डैम्प्ड मोशन में मोशन को कोई ना कोई चीज़ अपोज कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम भाग रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाग पा रहे थे।
अभी स्विमिंग पूल में जाओ और भागो, क्या होगा? डैम्पिंग होगा ना, क्योंकि पानी अपोज करेगा। तो सिमिलरली बहुत सारे मोशन में डैम्पिंग होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टिव फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्स होता है। सो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v0 along x axis, a damping force is acting on the particle which is proportional to the square of the distance from the origin, that is, तो तुमको डायरेक्टली डैम्पिंग फोर्स का इक्वेशन दे दिया, ma इज फोर्स, और फोर्स कितना है? माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। तो डैम्पिंग फोर्स का इक्वेशन है द डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप्स, डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप्स। तुमको इक्वेशन दिया है ma इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और तुमको पूछा है कि कितने डिस्टेंस पे पार्टिकल रुक जाएगा। पार्टिकल रुक जाएगा मतलब फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी? 0। इनिशियल कितनी है? v0 बराबर। अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले पूछा था आपसे, अगर वेलोसिटी दिया हो और a फाइंड करना हो तो क्या करते हो? डेरिवेटिव dv/dt। और अगर a दिया हो और v फाइंड करना हो तो इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले आप काम करोगे, a को मैं इस m को भी शिफ्ट कर देता हूँ, m को भी कर दिया शिफ्ट, m और अल्फा कॉन्स्टेंट्स है। a को लिखता हूँ dv/dt इक्वल्स टू माइनस अल्फा m एक्स स्क्वायर। इज दिस अ डिफरेंशियल इक्वेशन? यस, क्योंकि डेरिवेटिव है और इक्वेशन है। यस, वो स्टैंडर्ड प्रोसेस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि चेक करो। हाँ, लेकिन मैंने बोला था कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें 2 ही वेरिएबल आने चाहिए तब जाके सॉल्व होता है। तो 3 आ गए, x मतलब डिस्टेंस, t मतलब टाइम और v मतलब वेलोसिटी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है क्या? नहीं है, क्योंकि 3 वेरिएबल्स है। अब जब ऐसा हो तो एक वेरिएबल को गायब करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गायब। इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अब वो कैसे एलिमिनेट करते हैं? कुछ नहीं करते हम बहुत सादे सादे काम करते हैं। हम dv और dt को सेपरेट कर लेते हैं। dv और dt को क्या कर लिया? सेपरेट। क्या कर लिया? सेपरेट। और इधर लिख दिया dx, इधर लिख दिया dx। इसको मैथ्स में बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं? चेन रूल। मैंने बताया भी था ये। और ये dx बाई dt कौन होता है? v। कौन होता है? v। तो ये v बन गया और ये dv बाई dx हो गया। ओह वेरी गुड। अब बताओ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ है। वेरिएबल कितने हैं? 2 है। कौन है? v और x है। t गायब हो गया। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है? हाँ है। सिर्फ dx को वहां शिफ्ट कर दिया तो वेरिएबल सेपरेट हो गए। तो v dv इक्वल्स टू माइनस अल्फा बाई m एक्स स्क्वायर dx। और मैंने बताया था कि जब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो तो क्या करो फिर? इंटीग्रेट। क्या करो? इंटीग्रेट। अब क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग। अब हम लोग कर लेंगे इंटीग्रेट, दोनों साइड पे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन v dv, इंटीग्रेशन v dv इक्वल्स टू, अभी ये अल्फा और m कांस्टेंट है कि नहीं है? है ना। तो कांस्टेंट को मैं पहले से ही बाहर रख देता हूँ, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। बराबर। अब क्वेश्चन में पूछा है तुमको, क्वेश्चन में पूछा है कि जब वो पार्टिकल स्टॉप होगा तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो जब तक वो रुकता नहीं तब तक कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मुझे बताओ इनिशियल डिस्टेंस कितना है? 0। तो इनिशियल डिस्टेंस 0, तो स्पीड कितना है? v0। फाइनल डिस्टेंस जब गाड़ी रुक जाएगा तो कितना है? x। और फाइनल स्पीड कितना है? 0। लिमिट्स मिल गए? मिल गया। x इक्वल टू 0 पे v की वैल्यू v0 थी, x पे कितनी है? 0 है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ v? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx? x स्क्वायर बाई 2, क्योंकि x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x रेस टू 1 का क्या होगा? x रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब x रेस टू 2 अपॉन 2। तो v का क्या आएगा? v का क्या आएगा? v स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? x क्यूब बाई 3, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x रेस टू 3 बाई 3, लिमिट आर फ्रॉम दिस टू दिस। ओके गुड। 2 कांस्टेंट है ना, इसको बाहर रखेंगे। फिर क्या करेंगे? अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। फिर क्या करेंगे? लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके गुड। यहाँ पे भी क्या करेंगे? यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा सब। 3 को बाहर रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
बराबर, गुड। तो ये आ गया आपका माइनस वी जीरो स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू माइनस अल्फा बाय 3 है, और साथ में कौन, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 3m गया यहाँ पे, तो 3m वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, एक्स क्यूब। अगर अगर एक्स स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट लेते हो और रेस टू हाफ लिख देते हो, अगर एक्स क्यूब हो तो क्या लेते हो, क्यूब रूट, और रेस टू क्या लिखोगे, 1/3। तो टेकिंग क्यूब रूट, तो x रेस टू 3 का क्यूब रूट, तो ये 3 और 3 हो गया कैंसल, तो क्या बचा x, और इस पूरे टर्म का क्यूब रूट 2m वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा रेस टू 1/3 कहाँ है, 3m वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा रेस टू 1/3, ऑप्शन नंबर सी।